शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज पहला जो एडिटोरियल हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि हमें लिखने के लिए आता है कि दुनिया को पानी को हल्के में लेना बंद करना होगा, इसके बारे में यदि आपको कम से भी कम 250 वर्ड में लिखना है तो आप क्या आंसर लिखेंगे। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, खाद्य और पोषण सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए सतत जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोषण की समस्या और खाद्य की समस्या दोनों जल प्रबंधन से, जल के मैनेजमेंट से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें वाटर का मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में हम देखते हैं खेतों में नॉर्मली जो सिंचाई करी जाती है, जहाँ पर गेहूं और धान की फसल ज़्यादा हो रही है, तो गेहूं की फसल के टाइम में आप देखेंगे जब फसलों में पानी दी जाती है तो नॉर्मली ऐसे करके नहर से पानी निकाला जाता है मोटर पंप के माध्यम से, और उसको पाइप के माध्यम से पूरे खेत में फिर इधर से उधर बहाया जाता है। इस प्रकार से खेत की सिंचाई होती है, लेकिन इससे काफ़ी सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि पानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्बाद हो गया हमारा। दूसरे नंबर की बात यह है, ज़्यादा पानी देने से मिट्टी में खारापन बढ़ जाता है। बहुत सारे आप पौधे देखेंगे पानी के फ्लो में बह जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो पोषक तत्व आपने गेहूं को दिए हैं, आपने यूरिया, डीएपी या फिर जो भी केमिकल खाद का इस्तेमाल किया है वो भी बह जाती है। कुल मिलाकर के जो पोषक तत्व हैं ना, वो पानी के बहाव में बह जाते हैं, कुछ नुकसान रहते हैं। दूसरा नंबर का जो प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े किसानों के द्वारा, वो अपने खेतों में स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करते हैं, तो उससे तो कहीं ये बेहतर है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर होती है ड्रिप इरिगेशन वाली, बूंद बूंद करके यदि आप पौधों को पानी देते हैं तो वो मेथड सबसे बेस्ट मानी जाती है। इस प्रकार से हम जो है वाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर में। सेकेंड नंबर की बात जो हमें ध्यान में रखना वो ये है कि जो फसलें ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंज्यूम करती हैं, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, एग्जाम्पल के तौर पर गर्मी के समय में यदि हम धान की खेती करेंगे तो धान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप धान को देखना, हमेशा वो पानी में डूबी हुई ही रहती है उसके पौधे, तब जा कर के वो अच्छे से पक पाती हैं। तो ऐसी फसलों को हमें कम से कम करना है, केवल खाने के हिसाब से हम कर सकते हैं, और बाकी की जो फसलें हैं उनको हमें उगाने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो भूमि की उर्वरकता है वो बनी रहे, ठीक है, और फसल चक्र हम कंटिन्यू कर सकें। नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती होती है, और गन्ने की खेती भी करना काफ़ी वाटर कंज्यूमिंग हो जाता है। और पंजाब जैसे राज्यों में आप देखेंगे जहाँ पर गेहूं और धान मुख्य फसल है, वहाँ पर पानी का किस प्रकार से दोहन हो रहा है, कितनी गहराई गहराई से पानी निकाल निकाल करके सिंचाई का काम किया जाता है। तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तभी जाकर के हम फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। शॉर्टकट में यदि देखा जाए कि कैसे करके हम वाटर को एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ये पिक्चर को देख सकते हैं। इरिगेट इन द इवनिंग, पानी की सिंचाई आपको कब करना चाहिए? शाम के टाइम में करिए। डिग मैजिक पिट्स टू स्टोर रेन वाटर, ये सब व्यवस्थाएं कोई भी नहीं करता है कि बारिश के समय में कहीं कहीं पर हम गड्ढे खोद करके रखें ताकि वो पानी को हम स्टोर करके रखें। कोशिश करिए कि आप जो है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकें अपने खेतों में। इसके अलावा हमें जो है कलेक्शन ऑफ पिट को क्रिएट करना है ताकि हम वाटर फिल्टर कर सकें बोरवेल में। बोरवेल में अच्छा खासा पानी आपको चाहिए, सोचते हैं कि हमेशा पानी इसमें बना रहे, तो इसके लिए हमें जो है बहुत सारे पिट का निर्माण करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है रिटेंशन इन सॉइल बाय पल्स इरिगेशन, इसके लिए पल्स इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिएट फार्म पॉन्ड इन द लोवेस्ट एरिया इन द फार्म, खेत में कहीं पर भी लग रहा है कि ये जो लाला जो खेत है ये एरिया डाउन में है, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा तालाब बना लेता हूँ ताकि यहाँ पर पानी को स्टोर करके रख सकूँ।
वर्ल्ड फूड डे अक्टूबर 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड फूड डे 2023 की जो थीम रही थी इस बार वो क्या रही थी? इसके अलावा पानी की कमी हो रही है तो इससे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, साथ में ही हम चर्चा करने वाले हैं कि एसडीजी को हासिल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस कौन कौन से कदम उठा रही है। तो 2023 की जो थीम रही थी इस बार, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड। फूड डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर के ऊपर जोर दिया जा रहा है क्योंकि वाटर से ही हमारा फूड एकदम जुड़ा हुआ है। और इसमें जोर दिया जाता है कि हमें अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि हम वाटर को वाइजली मैनेज कर सकें। अवेलेबिलिटी और लैक ऑफ ए वाटर हैज़ बिकम इवन मोर क्रिटिकल विथ इंक्रीजिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ते जा रहा है उसी प्रकार से आप देखेंगे पानी की उपलब्धता, पानी की अनुपलब्धता जो है और भी ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ सीवियर चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर आप देखेंगे बारिश के समय में ना होकर के ठंडी में पानी गिर जा रहा है। एंड प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, इसके अलावा कंटिन्यू पानी नहीं गिर पा रहा है, कंटिन्यू ड्राई स्पेल भी हमको देखने को मिल जाते हैं। 7 साल अभी बचे हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए थे एसडीजी के लिए, उसको अभी 7 साल बचा है। 7 साल में हमको उसको प्राप्त करना है। 2023 चल रहा है, 7 साल और बचा, 2030 में हमको इनको हासिल करना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, FAO, IFAD, WFP। अब आगे जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा आने वाला है न्यूज़ में, इसलिए इसका हमको ध्यान में रखना है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की ही ये सारी बॉडियाँ हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कैसे करके हम जो है अडॉप्ट करें इनोवेटिव कोलैबोरेटिव अप्रोच को, ताकि मैनेजमेंट कर सकें, कंजर्वेशन कर सकें, अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सकें वाटर रिसोर्सेज की। अलग अलग रिसोर्सेज हो सकते हैं, नदी का पानी है, नाले का पानी है, नहर का पानी है, तालाब का पानी है, बोरवेल का पानी है। तो इसको कैसे करके हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी इंसानों की लाइफ के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। स्पेशली हम बात कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के मामले में। आज के समय में किसान लोग इतना ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। आज के समय में किसानों के पास हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, कार है। ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? पानी के कारण ही संभव हो पा रहा है। और दूसरा, हरित क्रांति की वजह से पानी तो अवेलेबल हो ही पाया है, साथ ही साथ में कीटनाशक आ गए हैं, यूरिया DAP आ गई है, तब जाकर के इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है कि 60% इंडिया का जो नेट बुआई वाला क्षेत्र है वो रेनफेड है, कंट्रीब्यूटिंग टू 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन। एक बात यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि यदि हम इंडिया ने टोटल 60% बुआई करी है, इतना एरिया बोया गया है, तो ये वाला जो 60% एरिया है ना, ये रेन फीड है। बारिश के मौसम के माध्यम से इसको पानी मिल रहा है। और ये कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है? जितना भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है उसका 40% प्रोडक्शन ही ये दे पा रहा है, 40% हिस्से ही इसकी हिस्सेदारी हो पा रही है। फिर भी देखा जाए तो जो रेन फीड एग्रीकल्चर होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन द वाटर अवेलेबिलिटी, एंड रेन एंड सॉइल मॉइस्चर वेरिएशन कैन सीवियरली इफेक्ट फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। कुछ एरिया में चले जाइए आप, गांव देहात वाले एरिया में बर्रा वाली जहाँ जमीन, कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन है, उस एरिया में ज़्यादातर जो फसलें हैं ना, मिश्रित फसलें बोई जाती हैं। ऐसी फसलें बोई जाती हैं जैसे कि मोटा अनाज हो गया, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, तुअर, मटर, मूंग। ये सारी चीज़ें वो लोग बोते हैं क्योंकि डायरेक्टली वो डिपेंडेंट हो जाते हैं पानी के ऊपर। बारिश के पानी में ही ये सारी फसलें वो उगाते हैं। जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है, जहाँ की मिट्टी भी अच्छी खासी है, वहाँ पर लोग क्या काम करते हैं, गेहूँ और धान की मुख्य फसल लेते हैं और बम्पर पैदावार करते हैं और अच्छी खासी कमाई करते हैं। यहाँ पर अर्जेंट ज़रूरत है कि हमें जो है अडॉप्ट करना है क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से क्या हम हमारे एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं? क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या हमारी फसल खड़ी रह पाएगी या नहीं रह पाएगी?
इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, हमें कुछ प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना है जिसके चलते चलते रेनफेड प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा रेजिलेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल हो सके। रेजिलेंट मतलब किसी भी चीज़ को झटके को वो सोख सके, सस्टेनेबल मतलब वो कंटिन्यू हो सके, इस साल भी हुआ अगले साल भी वो हो सके। इसके लिए सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की बात करी जाती है, तो ये काफ़ी क्रिटिकल हो गया है कि हम कैसे करके एड्रेस करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के खतरे को। इसके लिए जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर वाला हिस्सा है वो 72% हिस्सेदारी रखता है ग्लोबल फ्रेश वाटर विथड्रॉल का। पूरी दुनिया में जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 72% हिस्सा तो हम खेती किसानी में लगा दे रहे हैं। समटाइम विथ लास्टिंग डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम। कहीं कहीं तो आप देखेंगे हमारा जो इकोसिस्टम है प्राकृतिक है उसको भी हम कहना चाहिए डैमेज कर देते हैं। जैसे कि जो सीजनल रिवर और डीप एक्यूफायर हैं उनका पूरा पानी हम यूज़ कर ले रहे हैं खेती किसानी के लिए, पीने के लिए पानी फिर बच नहीं रहा। वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शन की अब बात करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि दशकों से हमारा देश वाटर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, हम मिसयूज़ कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं एंड क्लाइमेट क्राइसिस कंटिन्यू आते जा रहा है। ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसके चलते चलते जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो डिग्रेडेड हुई है, हमारा इकोसिस्टम भी ख़राब हुआ है एंड इससे जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हैं, छोटे मोटे किसान हैं, वो क्लाइमेट शॉक को झेल रहे हैं एंड धीरे धीरे लैंड डिग्रेडेशन की ओर बढ़ते जा रहा है। वर्ल्ड का जो मोस्ट प्रिकायर इकोसिस्टम है यहाँ पर हम ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, पृथ्वी का 40% हिस्सा ऐसा है, जितने भी लैंड का 40% हिस्सा तो ऐसा है जो कि डिग्रेडेड माना जाता है, जहाँ पर आप खेती किसानी नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, इससे जब किसान लोग इस जगह पर खेती किसानी करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा, फूड सिक्योरिटी को वो लोग इंश्योर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल के फार्मर रहते हैं, छोटे मोटे जो किसान हैं, ज़्यादातर खुद तो अपने घर में खेतों में काम करने के लिए जाते ही, साथ साथ में दूसरे के यहाँ भी मजदूरी के लिए चले जाते हैं, ऐसे किसान हैं। इनकी संख्या जो है 80% है। दुनिया में यदि 100 टोटल किसान हैं तो 80 किसान छोटे किसान हैं और 20% जो है बड़े बड़े लैंड होल्डिंग वाले किसान हैं। अब ये लोग जो है बुरी तरह से प्रभावित हैं, जैसे कि इनके पास में पर्याप्त रुपया पैसा नहीं मिल रहता है कि वो लागत लगा सकें, टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते। आज के समय में ड्रोन आ गया, ड्रोन के माध्यम से दवाई की सिंचाई हो रही, लेकिन छोटे मोटे किसानों की बात करिए, क्या ये लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगे, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट की बात करें और वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बदलते जा रही है, ये काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को एंड चेंजिंग एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन एंड शिफ्टिंग ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग का जो सीजन है वो भी शिफ्ट हो जा रहा है। शिफ्ट हो जा रहा है मतलब अंतराल आ जा रहा है। जैसे कि ठंडी के टाइम पीरियड में जो बुआई है वो 10 तारीख से चालू हो जाती है, लेकिन पता चला और लेट हो गई। ऐसी ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, जो कि अनुमान लगा रही है कि क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ सकता है 2050 और 2080 तक। इसके लिए क्लाइमेट प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्रॉप सिमुलेशन मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि हम जो है एडाप्शन मेजर नहीं अपनाते हैं तो जो रेनफेड राइस यील्ड है इंडिया में are projected to reduce by 20% in 2050, 47% in 2080। यदि आप जो है रेन फीड राइस यील्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब ये है चावल की खेती करना है, तो आप सीधे सीधे किसके ऊपर निर्भर हो जाइए, सीधे सीधे आप निर्भर हो जाइए प्राकृतिक रूप से जो बारिश का पानी उसको मिल रहा है उसके ऊपर। यदि हम बारिश के पानी से चावल की धान की खेती नहीं करते हैं ना, तो इससे धीरे धीरे चावल का जो प्रोडक्शन है ना वो 20% तक गिर जाएगा 2050 तक और 47% गिरावट आ जाएगी 2080 तक। वाइल इरिगेटेड राइस यील्ड आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन, और इसी से ऐसी फसलें, ठीक है, हम फसलों की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम इरिगेशन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से फसलें पैदा कर रहे हैं, तो इसमें भी काफ़ी गिरावट हमको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि 3.5% 2050 में और 5% गिरावट 2080 तक हो जाएगा।
वीट यील्ड के मामले में बोला जा रहा है, गेहूं के उत्पादन के लिए बोला जा रहा है, ये डिक्रीज हो जाएगा 19.5% 2050 में और 40% 2080 तक। अब जनसंख्या तेजी के साथ में बढ़ते जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन हमारा कम होते जा रहा है, तो कैसे करके अब दुनिया का हम पेट भरेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है। वहीं खरीफ के मेज की बात करें तो इसका जो प्रोडक्शन है 18% और 23% गिरावट देखने को मिलेगी 2050 और 2080 में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में, इस पायलटिंग एक क्रॉप फोरकास्टिंग फ्रेमवर्क, ये क्या काम कर रहा है, ये क्रॉप फोरकास्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहा है। मॉडल इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइमेट, वेदर, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, मार्केट इंफॉर्मेशन टू एड रेन फीड फार्मर इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन कंट्रीब्यूटिंग टू फूड सिक्योरिटी। कुछ कुछ जो एरिया है बहुत अच्छा काम कर रहा है ताकि हमारे जो किसान लोग हैं वो सही डिसीजन ले सकें, जैसे कि उनको मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन देना, सॉइल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन कौन से तत्वों की उसको ज़रूरत है, कौन सी खाद डालना है, कौन सी खाद नहीं डालना है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा क्लाइमेट की फॉरकास्टिंग की जानकारी उनको दी जा रही है। इरिगेशन भी एक जो है इफ़ेक्टिव साधन बन सकता है यदि हम जो है एग्रीकल्चर को और भी ज़्यादा रेजिलेंट बनाना चाहते हैं। इन मोस्ट केसेस इनेबल फार्मर टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइवलीहुड बाय ग्रोविंग। ज़्यादातर जो किसान हैं अपनी जीविका कैसे करके चला रहे हैं, ग्रोविंग, कंज्यूमिंग एंड सेलिंग हाई वैल्यू क्रॉप सच एज न्यूट्रिशन, फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसके लिए वो थोड़ा सा अपना रुख चेंज करें, जैसे कि गेहूं और धान ही हमेशा ना बोते रहें, इसके लिए अब वो जो है ज़्यादा न्यूट्रिशियन वैल्यू वाले फ्रूट की खेती करें, वेजिटेबल की खेती करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाई कर सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में WFP सपोर्ट करता है सॉइल और वाटर कंजर्वेशन को, ताकि हम बिल्ड कर सकें, फिक्स कर सकें इरिगेशन कैनाल को, डैम, पॉन्ड एंड डाइक एज वेल एज फ्लड बैरियर थ्रू फूड असिस्टेंस इन एक्सचेंज फॉर लेबर। 2021 में बोला जाता है कि 8.7 मिलियन पीपुल अक्रॉस 49 कंट्रीज बेनिफिटेड हुए थे डायरेक्टली इस प्रकार के सपोर्ट से। सिमिलरली IFAD सपोर्ट कर रहा है, ये जो संस्थाओं के नाम लिए जा रहे हैं ज़्यादातर ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। IFAD सपोर्ट करता है इंडियन स्टेट को ताकि लिवरेजिंग किया जा सके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम को। इसके साथ ही साथ में डिज़ाइन और प्लानिंग को सेफगार्डिंग करने से लेकर के इसके साथ साथ में जो पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है उसको इनकरेज किया जा रहा है। IFAD ये भी इंश्योर करता है कि जो माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन्वायरमेंटली होना चाहिए एंड सोशली सस्टेनेबल होना चाहिए, फाइनेंशियली वाइबल होना चाहिए, ये भी इंश्योर करती है ये संस्था किसानों के लिए। क्लाइमेट चेंज एडाप्शन की बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन आप करिए ऑफ एग्री फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ताकि इम्प्रूव किया जा सके वाटर यूज एफिशिएंसी को। इसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है द फार्मर वाटर स्कूल प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश में, विच हेल्प स्मॉल होल्डर फार्मर। इससे जो छोटे छोटे किसान हैं उनको काफ़ी मदद मिल रही है। ठीक इसी समय में आंध्र प्रदेश के जो आंध्र प्रदेश फार्मर मैनेज्ड ग्राउंड वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट है वो अभी तक रीच आउट हो चुका है 638 हैबिटेशन में इन द 7 ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट दैट इंक्लूडेड ए हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्रोग्राम। हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया गया है और ये 638 हैबिटेशन तक अभी तक फैल चुका है। इसके अलावा IFAD जो संस्था है वो क्या बोल रही है कि जो क्लाइमेट चेंज एडाप्शन है वो हम हमारी कोर स्ट्रेटजी में लेकर के चल रहे हैं। इसने अपना जो एम्बिशियस टारगेट निर्धारित करके रखा है, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, इन टर्म ऑफ लिवरेजिंग क्लाइमेट फाइनेंसिंग। क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ना है तो हम आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज के असर को आप कम करिए एंड इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो किसानों तक कम से कम पड़ सके। इसके लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर की हेल्प करता है टू एडाप्ट टू इंक्रीजिंग वॉलेटिलिटी ऑफ वेदर कंडीशन।
ठीक है, वेदर की कंडीशन कम ज़्यादा ख़राब अच्छी हो रही है, तो आप कैसे करके एडाप्शन ले सकते हैं, कैसे करके आपको इन्वेस्ट करना है। तो इस समय में आपको जो है रिस्टोर करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा सॉइल के हेल्थ को, वाटर रिसोर्स को रिस्टोर करिए, प्रिजर्वेशन करिए एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। हम आपको पैसे देते हैं विद इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम टू बिल्ड प्रोडक्टिव एंड रेजिलेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन वैल्यू चेन। इसके साथ साथ में आप देखेंगे IFAD के द्वारा सपोर्टेड कुछ जो प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, नागालैंड, मिजोरम में चलाए जा रहे हैं। इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट रेजिलेंस सीड वेराइटीज़, यहाँ जो ये कार्यक्रम चला रहा है, ये संस्था कहता है कि हम आपको ऐसे बीज दे रहे हैं जिससे ये क्लाइमेट चेंज के असर से लड़ सकते हैं, कीट नहीं लगेगा, सूखा को भी झेल लेंगे, तेज पानी को भी झेल लेंगे, ऐसी कुछ वैरायटी पैदा करी जा रही हैं। इसमें इंक्लूडिंग है, जैसे कि ये संस्था कहती है कि आप मिलेट्स की खेती करिए, फार्मर लोगों को हमें ट्रेनिंग देना है इन क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कैसे करके आप जो है क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं। आपको सॉइल का मैनेजमेंट करना है ताकि जो वाटर स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है उसको कम किया जा सके। इसके साथ साथ में WFP गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ में मिलकर के काम कर रहा है ताकि कुछ सॉल्यूशन लाया जा सके स्मॉल होल्डर फार्मर के लिए, और मेनली वुमेन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जो गोल रखा गया है कि कैसे करके हम जो है इन्हेंस करें रेजिलेंस को, किसानों को सोलर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है, कम्युनिटी बेस्ड क्लाइमेट एडवाइजरी सर्विस इस्टेब्लिश करना है ताकि क्लाइमेट इम्पैक्ट का असर कम से कम पड़ सके किसानों के ऊपर, एंड प्रमोट करना है मिलेट वैल्यू चेन को दैट रिड्यूस वाटर यूजेस एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो जो मोटा अनाज होता है जिसको हम मिलेट बोल रहे हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, ठीक है, कंगनी, ये सारी जो चीज़ें हैं कम पानी में भी पैदा की जा सकी और इनमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनकी खेती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली लैंगिक वेतन का जो गैप है उसको कम करने को लेकर के है। पार्टिकुलरली आप देखेंगे महिलाएं घर में काम करते रहती हैं, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रही हैं। और गांव देहात में भी आप जाएंगे जहाँ के किसान लोग छोटे हैं, तो वहाँ पर बेटी है तो बेटी भी खेत जाएगी, पत्नी है तो पत्नी भी खेत जाएगी, बच्चे हैं तो बच्चे भी खेत जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा हो गया है कि पुरुष का काम तो खाली, पिताजी तो खाली खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो महिला है वो घर में आकर के घर में झाड़ू पोछा भी करेगी, बर्तन भी, कपड़े भी धोना है, खाना भी बनाना है, घर का पूरा काम उनको करना है। ठीक इसी प्रकार का एग्जाम्पल आपको शहरों में भी देखने को मिल जाता है। पति जॉब कर रहा है, पत्नी का काम घर में जो है बच्चों की देखभाल करना, टिफिन तैयार करना, स्कूल छोड़ने जाना है, कपड़े धोना है, ठीक है, प्रेस करना है, ऐसे झाड़ू पोछा लगाना, दिन भर वो बिजी रहती है। महिलाएं हमारे देश की इकोनॉमी में इसलिए योगदान नहीं दे पा रही हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर नौकरी में पुरुष ही हैं, महिलाएं बहुत कम हैं। आज के समय में हम देख रहे हैं कि महिलाएं पढ़ाई में काफ़ी आगे पहुंच रही हैं। टॉपर वाली लिस्ट को उठा करके यदि हम देखेंगे UPSC PSC, तो उसमें भी महिलाएं काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ आज के समय में टॉपर की टॉप 10 या फिर टॉप 20 में अपनी यहाँ पर जगह बना रहे हैं। लेकिन कि जो जेंडर पे गैप बन रहा है वर्क फोर्स में, उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। तो जो जेंडर आइडियोलॉजीज़ हैं, ऑफनली हम ये सोच के रखते हैं वुमेन टू टेक ओवर एक्स्ट्रा फैमिली ड्यूटीज़, कि महिला का काम है कि फैमिली की एक्स्ट्रा ड्यूटी वो करेगी, जबकि इंसान जो है, पुरुष जो है, फ्री रहता है, कंसंट्रेट करता है अपने करियर के ऊपर। जब कभी भी महिलाएं लेबर फोर्स से मिसिंग रही हैं, लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि जो है उनका काम बच्चों की देखभाल करना है। व्हेन दे वर पेड लेस देन मैन, उनको जो है हम कम पैसा दे रहे हैं पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि यदि मुझे ज़्यादा घंटे तक काम लेना है, ज़्यादा जल्दी काम लेना, तो मुझे ये लगता है कि ये काम पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं उतनी स्पीड से काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए क्या काम किया जाएगा? उनको कम पैसा दो, पुरुषों को ज़्यादा पैसा दो। दैट वॉज बिकॉज दे हैड लोअर एजुकेशन देन मैन।
हमारे मन में ये आता है कि महिलाएं उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं, उनको उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है इनके, ठीक है, कुछ ऐसा हमारे दिमाग में आ जाता है। आज के समय हम ये सोचते हैं कि कम एजुकेशन है महिलाओं में। लेकिन आप देखेंगे कुछ कुछ जो फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं एंड सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया है, लेकिन इनकी जो वॉइसेस है वो नीचे दब गई है। आउट अंटिल क्लॉडिया गोल्डिन स्टूड ऑन पोडियम एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन इन 2013-14। इनकी जो लोगों की जो आवाज़ है कहना चाहिए वो दब गई थी। एक यहाँ पर व्यक्ति हैं क्लॉडियन गोल्डिन, इन्होंने मंच दिया एज और ये बने थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 2013-14 के बीच में। उन्होंने लोगों से कहा कि जो आंसर है इस सॉल्यूशन का ऑफ मिसिंग एंड अंडरपेड वुमेन डिड नॉट लाई एट होम बट रेदर इन मार्केट। इसका सॉल्यूशन आपको घर में नहीं मिलने वाला है, इसका सॉल्यूशन आपको मार्केट में मिलने वाला है। आगे बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेटी फ्रेडियन। इन्होंने 1963 में लिखा था अबाउट कॉलेज एजुकेटेड वुमेन हु वर फ्रस्ट्रेटेड स्टे एट होम मदर्स। 1963 में इन्होंने लिखा था कुछ कॉलेज एजुकेटेड वुमेन के बारे में कि ये एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई थी, घर में इनको मदर के रूप में रहना ही नहीं है। उन्होंने नोट किया था दैट देयर प्रॉब्लम हैज़ नो नेम, और उनकी प्रॉब्लम का कोई हम नाम ही नहीं दे सकते हैं। क्लॉडियन गोल्डिन की बात करें तो जो 2023 इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज विनर हैं, इन्होंने अपना आधी सेंचुरी उसी समस्या के नाम के लिए, उन्हीं की वॉइस के लिए, उस वॉइस की प्रॉब्लम के लिए अपना टाइम पीरियड निकाल दिया है। शी हैज़ क्रॉनिकल्ड द एवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। ये क्रॉनिकल्ड बताया जा रहा है कि इन्होंने क्रॉनिकल्ड किया था, विवरण दिया था इवोल्यूशन ऑफ द अमेरिकन इकोनॉमी का, कहाँ से, एग्रीकल्चर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सर्विस सेक्टर, और ये नोट किया था जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है ये कहाँ से मूव हो रहा है, होम से लेकर के फैक्ट्रीज। वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मार्केट एक्टिविटीज़, लेकिन महिलाएं जो हैं मार्केट की एक्टिविटीज़ से एक्सक्लूडेड कर दी जाती, बाहर कर दी जाती हैं। न केवल ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल बिगेन टू ऑफर मोर जॉब देन फैक्ट्रीज दैट वुमेन फाउंड जॉब। तो आप देखेंगे कि स्कूल में महिलाएं जॉब कर रही हैं, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, लेकिन वहीं पर फैक्ट्री में महिलाएं कम से कम अपना योगदान दे रही हैं, कम से कम पार्टिसिपेट कर पा रही हैं। हालांकि जब वे बड़ी संख्या में कार्यबल में शामिल हुई थीं, शैक्षिक उपलब्धि में पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं, लेकिन जॉब के मामले में अभी तक पुरुषों से पिछड़ी हुई हैं। और वहीं यदि देखा जाए, एंड डिड नॉट ड्रॉप आउट फ्रॉम लेबर फोर्स टू हैव चिल्ड्रन, वुमेन कंटिन्यू टू अर्न लेस देन मैन। कुछ नहीं है, खाली बच्चों की देखभाल करना है, ठीक है, बच्चे पैदा करना है, एंड अभी भी देखा जाए तो ये बहुत कम कमा पा रही हैं पुरुषों की अपेक्षा में। प्रोफेसर गोल्डिन ने क्या कहा है कि देखिए, दैट दिस डिसएडवांटेज इज ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू टेक ऑन जॉब। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जॉब नहीं पा रही हैं। दैट इन्वॉल्व ऑल कंज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी जॉब जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी हुई है। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर वुमेन। अब वहीं मुझे बच्चों की भी देखभाल करना है, इसी के चलते चलते जॉब की जो रिक्वायरिंग रहती है कि लंबे घंटे तक काम करना है, इर्रेगुलर वर्क शेड्यूल है, इसलिए महिलाएं काम में नहीं जा पाती। मेन दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है। प्राइवेट इक्विटी पार्टनर हु सा द डील थ्रू एंड स्टेड फॉर लेट नाइट डिनर एंड मीटिंग हैड चांस ऑफ गेटिंग ए फैट बोनस एंड प्रमोशन। लेट नाइट आप डिनर कर रहे हैं, ठीक है, मीटिंग हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते चलते आपको बोनस एंड प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन ये सारी जो डिमांडें हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाती हैं यदि आपके बच्चे 1 से 2 हो जाते हैं। एंड वन पार्टनर ऑफ कपल ऑफन चूज टू गो ऑन स्लोअर
अब एक पार्टनर ये कहेगा कि नहीं, अब दो दो बच्चों को संभालना है, जॉब कैसे करना होगा, घर में भी काम काज करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मॉमी ट्रैक को अपना लिया जाता है एक पार्टनर के द्वारा। While women not need to the ones choosing this slow track, gender ideology often prompt couple to assign women to take over extra family duties. पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है घर के कामकाजों में, लेकिन ज़्यादातर जो हम एग्जाम्पल देखते हैं वो यही देखते हैं कि महिलाएं ही ज़्यादा घर के कामकाजों में पार्टिसिपेट कम कर पा रही हैं। आगे हम बात करते हैं ज़्यादा काम और ज़्यादा दाम। यदि किसी से ज़्यादा काम लेना है, लंबे समय तक काम लेना है, तो जाहिर सी बात है उसको हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन महिलाएं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहती हैं। उनको घर में भी काम करना है, फैक्ट्री में भी काम करना है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब कहीं कहीं पर कंपनीज ऐसी भी हैं जो सोचती हैं कि मैं 10 की जगह मैं 2 ही को रखूँगा और 8 की जगह 12 घंटे काम कराऊँगा। इस चीज़ के लिए महिलाएं कभी भी तैयार होने वाली नहीं हैं। इसलिए इंडस्ट्री में सबसे पहले हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसके बाद सीधे न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ चलें तो यहाँ पर कन्नडा ग्रुप के जो लोग हैं वो महाराष्ट्र की जो हेल्थ स्कीम है उसका एक्सटेंशन कर्नाटक में किए जाने को लेकर के विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में विरोध प्रदर्शित करते हुए कुछ कन्नडा लोग। कन्नडा ऑर्गेनाइजेशंस, जगह का नाम है बेलगावी, इन्होंने विरोध किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्लान का। इसके माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है हेल्थ इंश्योरेंस मराठी स्पीकर्स इन बेलगावी। स्कीम क्या है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सोच रही है कि हम जो है बेलगावी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में, कर्नाटक का जो बॉर्डर वाला एरिया जहाँ पर लोग मराठी बोलते हैं, उनको हम हेल्थ स्कीम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस बात का विरोध अब ये लोग करने लगे हैं कि कैसे आप जो है इनको स्कीम का फ़ायदा दे दे रहे हैं, ये आपका कोई स्टेट थोड़ी ना, आप अपने स्टेट में स्कीम चलाइए। ऐसा इन लोगों का प्रोटेस्ट में कहना है। दे हैव अर्ज चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया टू आस्क महाराष्ट्र नॉट टू लॉन्च द स्कीम, और इसके लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को बोला है कि आप जो है इस प्रकार की स्कीम को लॉन्च होने मत दीजिए। तो जो रिक्वेस्ट करी गई थी कन्नडा ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, फॉलोज एन अनाउंसमेंट बाय दरियासील माने, MP and member of Maharashtra State High Level Committee on Monitoring the Boundary Dispute between two states। दोनों स्टेट के बीच में बाउंड्री का डिस्प्यूट चलते रहता है। अब यहाँ के कुछ जो मराठी बोलने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हम जो है इधर शामिल हो जाएंगे, हमें आप इसमें मिला लीजिए। और कर्नाटका ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अपने एरिया को वो दे दे। और ये योजना का नाम है महात्मा फूले जन आरोग्य योजना है, ठीक है, जिसको एक्सटेंड किया जाएगा मराठी स्पीकिंग पीपुल्स। और इसमें 865 विलेज शामिल हैं, 12 तहसील शामिल हैं बेलगावी की, जो कि उत्तर कन्नडा, बीदर, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कन्नडा, इतने एरियाज में शामिल करे गए हैं। दोनों ही स्टेट देखा जाए तो लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट से जूझ रहे हैं बेलगावी टाउन को लेकर के। दैट हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ कर्नाटका सिंस बाउंड्रीज वर डिमार्केटेड along लिंग्विस्टिक लाइन अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत सीमा जब निर्धारित करी गई थी तो उसी समय से ही ये विवाद चला आ रहा है। लास्ट ईयर देखा जाए तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहा था ये इसने काफ़ी ज़्यादा और भी जोर पकड़ लिया था, कहना चाहिए बढ़ गया था, एस्केलेटेड हो गया था। देन कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई सेड हिज गवर्नमेंट वाज कंसिडरिंग लेइंग क्लेम टू द जाट तालुक इन महाराष्ट्र, इवोकिंग ए स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। इन्होंने कहा था कि देखिए अभी जो जाट तालुकास है महाराष्ट्र के, वो भी हमारे अंदर में ही आ जाएंगे। इसी के चलते चलते प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था दोनों साइड में बॉर्डर वाले एरियाज में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं वो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो 1950 से 1974 टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं।
1950 में पीडी स्ट्रेसी वन संरक्षणवादी के द्वारा काजीरंगा अभ्यारण्य का नाम फिर से काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया था, ताकि शिकार के विचारों के नाम को हम खत्म कर सकें, यहाँ पर कोई शिकार कर ही ना सके। बाद में 1954 में असम सरकार ने गैंडा विधेयक पारित किया था, जिसमें गैंडे के शिकार के लिए काफ़ी भारी जुर्माना लगाया गया था। 1968 में असम सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान के निर्माण के लिए असम राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम पारित 1967 का अधिनियम पारित किया था, और वर्ष 1974 में 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इसमें जोड़ दिया गया और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित कर दिया गया। तो ये इसकी हिस्ट्री रही है काजीरंगा अभ्यारण्य की। अब हम न्यूज़ की यदि हम बात करें तो देखिए, पैट्रिक डी स्ट्रेसी लाइब्रेरी का नाम रखा गया है और इसको इनॉग्रेट किया गया था संडे के दिन। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, देखिए तो जो काजीरंगा सेंचुरी है इसको रीओपन कर दिया गया है विद ट्राइब्यूट टू ब्रिटिश एरा ऑफिसर, ताकि जो ब्रिटिश एरा के टाइम में जो ऑफिसर हुआ करते थे उनको हम ट्राइब्यूट दे सकें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर थोड़ी बहुत हमको पता चलेंगी, जैसे कि अभी एक नई लाइब्रेरी खोली गई है यहाँ पर। 1300 स्क्वायर किलोमीटर का ये रिजर्व एरिया है। ये वर्ल्ड का सेफेस्ट एरिया माना जाता है, जो कि वन हॉर्न राइनोस को सेव करने का काम करता है। तो ये जो स्ट्रेसी हैं, ठीक है, नाम कभी कभी गड़बड़ हो जाता तो सही नाम है स्ट्रेसी, जिनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर के रूप में काम किया था असम में। उन्होंने एक की रोल अदा किया था जब काजीरंगा गेम सेंचुरी का नाम चेंज करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किया गया था 1950 में। तो काजीरंगा का नाम पहले क्या हुआ करता था, काजीरंगा गेम सेंचुरी हुआ करता था। अब यहाँ पर अवैध शिकार को रोकना है तो इसका नाम चेंज कर दिया गया, काम भी चेंज कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने इस्टेब्लिश किया था असम फॉरेस्ट स्कूल, एक प्रकार से ट्रेनिंग संस्था थी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काम कर रही थी। The P.D. Strachey Library offers readers book and magazine on the world of nature, apart from merchandise to take memories of Kaziranga home. The initiative is a tribute to legendary forest officer Kaziranga field director सोनाली घोष, ऐसा उनका कहना है। कुल मिलाकर के श्रद्धांजलि देने के लिए एक लाइब्रेरी खोली गई है और उसी के टाइम पीरियड में हमने काजीरंगा को भी खोले हैं। रेलवे का काम किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। इसमें बताया जाता है कि रेलवे डेवलप करेगा एंटी फ्रीज फ्लसेस एंड फ्यूल टैंक, ताकि जर्नी की जा सके जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। देखिए, कश्मीर को कन्याकुमारी से लिंक किया जाएगा थ्रू द न्यू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। किसके माध्यम से हम इसको लिंक करने का काम कर रहे हैं, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक के माध्यम से कश्मीर और कन्याकुमारी को हम जोड़ने वाले हैं। ये इसको शॉर्टकट में USBRL प्रोजेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जो है काफ़ी चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं रेलवेज़ को इन द मेंटेनिंग वाटर एंड फ्यूल इन लिक्विड फॉर्म इन सब जीरो टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर। ठंडी के समय में कैसे करके हम वाटर को मेंटेन कर पाएंगे, फ्यूल को मेंटेन कर पाएंगे लिक्विड के फॉर्म में, क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ पर जम जा रही है। अब हम काम कैसे करके करेंगे, यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो गई है। तो इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए सर्कुमवेट वर्ड यूज़ किया गया, जिसका मतलब होता है दूर करना। वाटर फ्रीजिंग इन टॉयलेट एंड फ्यूल टैंक। इंजीनियर एट रेल कोच फैक्ट्री इन कपूरथला हैव डिज़ाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इंडिजीनियस इनोवेशन। इसके लिए भारतीय तौर तरीके से ही चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला में। वहीं यदि हम LHB कोच डिज़ाइन की बात करें, इज़ प्रोमिनेंटली यूज्ड बाय द रेलवेज। हम किसका यूज़ करते हैं, LHB का यूज़ कर रहे हैं रेलवे के कोचेस में। इट डिड नॉट हैव टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। वहीं विंटर के समय में
जो टेम्परेचर है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में -8 से लेकर के -12 डिग्री तक चला जाता है। तो इस समय में कैसे करके अब हम इस चीज़ को इंश्योर कर पाएंगे कि लिक्विड वाली चीज़ कहीं बर्फ़ के रूप में ना जम जाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखिए, मिस्टर मिश्रा का कहना है कि आरसीएफ की तरफ से डिज़ाइन किया गया है डबल वॉल्ड कंपोजिट इंसुलेटेड वाटर टैंक। ऐसे वाटर टैंक बना रहे हैं जिसमें दीवारें जो है दोहरी हैं और इंसुलेटेड हैं, और इनकी कैपेसिटी रहेगी 450 से लेकर के 685 लीटर। वाटर टैंक मिमिक्स थर्मोप्लास्टिक बॉटल के आधार पर ही उसी की नकल करते हुए इस प्रकार के हमने वाटर टैंक तैयार किए हैं। जैसे कि पानी जो गर्म का गर्म ही रह जाता है, ठीक है, पानी की बोतल में, ठीक वही थ्योरी यहाँ पर अपनाई गई है। विथ 2 वॉल एंड एन इंसुलेशन लेयर ऑफ फोम इन द मिडल। तो ये वाटर गर्म लंबे समय तक कैसे रह पाता है? 2 लेयर रहती है और बीच में जो है इंसुलेटेड मटेरियल रहता है, ठीक है, जो कि ऊष्मा का कुछ अलग रहता है। इससे जो लिक्विड चीज़ है, सब जीरो कंडीशन में भी 16 से लेकर के 20 घंटे तक भी वो लिक्विड में ही बना रहेगा, ऐसा मिस्टर मिश्रा का कहना है। एक और जो इनोवेशन किया गया है आरसीएफ की तरफ से, हैज़ बोरोड टेक्नोलॉजी फ्रॉम डिफेंस सर्विस टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ फ्रीजिंग वाटर इन सप्लाई पाइपलाइन है पूरी रेल में, वहाँ पर पानी फ्रीज ना हो जाए। फ्रीज होगा तो फिर क्या है, वो फैलने लग जाएगा, फट ना जाए पाइप, दिक्कत ये हो जाती है। तो इसके लिए हम जो है हीटेड पाइप्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, गर्म पाइप का इस्तेमाल करेंगे विद ए डिस्ट्रीब्यूटेड हीटिंग सिस्टम कवर्ड बाय इंसुलेशन। द वाटर विल रिमेन कोल्ड एट 5 to 8 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड फॉर्म। इससे हमारा जो पानी है कैसा रहेगा? लिक्विड फॉर्म में ही बना रहेगा। वहीं यदि हम बात करें एनर्जी लॉसेस को रोकने के लिए, तो इसके लिए जो है गीज़र्स का इस्तेमाल किया जाएगा एट द पॉइंट ऑफ यूज इन टॉयलेट, वेयर ओनली एज मच एज वाटर एज नीडेड बाय द यूज़र विल बी हीटेड। जितनी ज़रूरत है आप उतना ही पानी गर्म करिए। और इसी प्रकार की सिमिलर टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया गया फ्यूल टैंक में, लोकोमोटिव में, किसके द्वारा? आरसीएफ के द्वारा।